सक्षम रोग सोसाइटी के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। सपोज आपने एक अच्छे स्कूल से डिग्री ले ली, या आपने अच्छे कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लिया, और कोई आपने अच्छा प्रोफेशनल कोर्स भी कर लिया। क्या ये इनफ है कि आप जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या जिस जहाँ आप ज्वाइन करने वाले हैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड किसी फील्ड को, क्या आपको आगे बढ़ाने में इतना काफी है? सो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आपको सोचने के लिए, प्रोवोक करने के लिए कि आप किस तरीके से आपको और चीजें ऐड करनी है अपने बिहेवियर में और अपने कंडक्ट में। तो आप मान लो किसी जगह पे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको लोगों से बात कैसे करना है, या आपसे कोई भूल चूल हो गई, तो आप उसके लिए किस तरह से अपोलोजाइज करना है पॉजिटिवली, या किस तरह से आपको पॉजिटिवली बात करनी है। तो ये सब चीज को ध्यान रखते हुए कि आप अपने वर्क प्लेस पे किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से आपका वहां पे कंडक्ट होगा, ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए सेशन रखा गया है। और इस सेशन को लेने के लिए आज हमारे साथ मिस्टर रविश कालरा सर मौजूद हैं। और आज जो ये सेशन का फॉर्मेट है वो आपको ऑलरेडी पता है, जैसा कि हमने लास्ट सैटरडे किया था। ये पॉडकास्ट मेथड में या फॉर्मेट में ये सेशन चलेगा, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट जो कि मिस्टर ज्योतिका कालरा मैम है, वो क्वेश्चन पूछेंगे, और इसका आंसर जो हमारे आपके रिसोर्स पर्सन मिस्टर रविश कालरा जी हैं उसका वो आंसर देंगे। सो मैं स्वागत करता हूँ रविश कालरा जी का, जिन्होंने आज हमको ज्वाइन किया है। और आगे मैं बिना वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर विकी गौतम को फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेस रिसोर्स पर्सन एंड आवर प्रेसिडेंट ज्योतिका कालरा मैम। ओवर टू यू प्लीज। Thank you so much, Abhishek. And good evening, everyone. My name is Vicky Gautam. And thank you so much, Saksham Rozgar Society, for giving this opportunity. And it gives me a great pleasure to introduce our guest speaker for today's session on workplace etiquettes, Mr. Ravish Kalra. Ravish Kalra is a strategy consultant with the globally renowned Boston Consulting Group, BCG, currently based in New York, USA. His academic and professional journey is both inspiring and impressive. He holds an MBA from Yale University, one of the top 7 business school in the world, where he honed his expertise in leadership and strategy. Prior to that, he completed his engineering from the prestigious IIT Roorkee and began his career with Dettol, where he worked for 4 years, gaining invaluable experiences in corporate operations and brand management. With a rich blend of global exposure, academic excellence, and hands on experience in both Indian and international workplaces, Ravi's brings deep insight into the evolving expectations of professional conducts and etiquettes. We are truly privileged to have him here with us today. Please join me in welcoming Mr. Ravi Skalra. And now, moving ahead, it's my honor to introduce the president of our society, Ms. Jyotika Kalra, president of Saksham Rozgar Society. Ms. Jyotika Kalra is an advocate on record, Supreme Court of India, and is committed to education and skill development of youth. Thank you so much, everyone, and over to you, Abhishek. Thank you, Mr. Vicky Gautam ji, for introducing our resource person and our president. Now I'd like to request our president to begin the session. Over to you, ma'am, please. Ma'am, could you please unmute yourself first? Yes. So thank you, Abhishek. Thank you, Vicky. And thank you, Ravish Kalra, for joining us and sparing your time to talk to our students, to talk to our participants. जैसे हम जानते हैं कि जो भी संबंध काम के स्थान पर बनते हैं वो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध होते हैं। एक किताब थी जॉय ऑफ वर्क, मतलब जो जो आनंद आपको काम करके मिलता है वो आनंद आपको किसी और चीज में नहीं मिल पाता है। और काम के स्थान पर जो आप काम करते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस वो पूरी तरह से ऑब्जर्व की जाती है, वो पूरी तरह से असेस की जाती है। और आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप जहां काम कर रहे हैं आपको रिवार्ड भी दिया जाता है। तो काम के स्थान पर आपकी गंभीरता, काम के स्थान पर आपकी बातचीत, काम के स्थान पर आपकी वेशभूषा बहुत महत्व रखती है। और उसी से आपका जीवन का जो पैसा कमाने का शौक है, जो पैसा कमाने की आपकी इच्छा है, पूरी होती है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे साथ आज रवीश कालरा ने हमको ज्वाइन किया।
आप यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे हैं, आप देख पाएंगे कि वहां पर दिन है और हमारे यहाँ रात है। तो और बात वक्त ना गवाते हुए मैं सीधा अपने जो हमारा एक पॉडकास्ट का फॉर्म है, क्वेश्चन आंसर, उस पर आती हूँ। और मैं चाहूंगी कि जिन भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है जिसमें कि उनका नाम नहीं आ रहा, तो कृपया करके उसको एडिट कर ले और अपने नाम के साथ ज्वाइन करें, ताकि हमें भी अच्छा लगता है। और दूसरी बात यह कि फॉर्मेट जैसे अभिषेक ने भी एक्सप्लेन किया, जब तक हम एक सवाल जवाब का दौर रविश कालरा जी के साथ चलाएंगे, आप भी अपने अपने सवाल अपने पास नोट करके रखें। उसके बाद एक ओपन हाउस होगा जिसमें आप लोग सब अपने सवाल पूछेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने सवाल बोल कर पूछे, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, पर प्रयास कीजिए कि आप सवालों को बोल के पूछिए। तो रवीश, आपका स्वागत है। और पहला सवाल वही कि वर्क प्लेस या कार्य का स्थल कहते किसको है, क्या मतलब बनता है उससे, और किस तरह से वो हाँ, अलग है, अलग है नॉन वर्क प्लेस से। यार नहीं, थैंक यू। आई थिंक ये सवाल पे जाने से पहले पहले तो मैं जो अभिषेक ने जिस बात से शुरू किया उसे एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि काफ़ी कि इम्पोर्टेंट क्यों है कि कैसे आप वर्क प्लेस में आप बिहेव करते हैं, कैसे आप वर्क प्लेस में ग्रो कर सकते हैं, and कैसे ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंटली लिंक्ड हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जैसे अभिषेक ने इंट्रोड्यूस किया कि आप पढ़ाई कर लेंगे, आप कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेंगे, बट उसमें ग्रोथ के लिए और आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए आप वहाँ पे कैसा व्यवहार करते हैं उससे बहुत बहुत मेजर फर्क पड़ता है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम आज। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा। ऑब्वियसली सबका वर्क प्लेस का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, सबके नुआंस होते हैं अलग अलग, कि कुछ कुछ चीज़ें अलग होंगी। बट मैं जनरली कोशिश करूँगा कि अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ और कुछ एग्जाम्पल के साथ बोलूँ। मगर ऑब्वियसली आप साथ में उसमें जो न्यूआंस होगी आपके रिलेटेड वो लगाएंगे ही। तो आपका जो सवाल था ज्योतिका जी, आई थिंक जो वर्क प्लेस को लेके, कि वर्क प्लेस के जहाँ पे भी आप प्रोफेशनल आपका प्रोफेशनल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वो वर्क प्लेस है। तो यदि आप ऑफिस जा रहे हैं, आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं, वो तो सीधा सीधा वर्क प्लेस है ही, वो तो हमें क्लियरली दिखता ही है। मगर उसके अलावा अगर आप किसी क्लाइंट के ऑफिस भी जा रहे हैं, वो भी आपका वर्क प्लेस कॉन्टिन्यूएशन है। बल्कि टू द पॉइंट कि आप अगर आप वर्क फ्रॉम होम टाइप की सिचुएशन भी कर रहे हैं, जैसे अभी घर से हम काम कर रहे हैं, तो वो भी एक वर्क प्लेस सिचुएशन ही मानी जानी चाहिए। और साथ ही आप अपने कलीग्स के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, या आप कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, या फिर आप कोई पार्टी में भी जा रहे हैं ऑफिस की, वो भी एक वर्क प्लेस सिचुएशन का कॉन्टिन्यूएशन ही है, वो भी उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। तो वर्क प्लेस की काफ़ी वाइड डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से अगर कोई चंद शब्दों में बोला जाए तो यही है कि जहाँ पे भी आप प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ या प्रोफेशनल लोगों से एंगेज कर रहे हैं वो एक वर्क प्लेस है। और रविश, हमारा जो अगला सवाल है कि कितने प्रकार के संबंध वर्क प्लेस पे होते हैं, किस तरह के अलग हम्म। अलग रिलेशनशिप वर्क प्लेस पे पाए जाते हैं। हाँ, आई थिंक तो बहुत एक बेसिक रिलेशनशिप जो आपका होगा कि आप मैनेजर हैं और आप डायरेक्ट किसी से किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो बहुत बेसिक रिलेशनशिप होगा ही। मगर उसके अलावा भी जैसे कोई कंपनी का ओनर होता है, डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो कभी कंपनी का कोई ओनर होगा तो वहाँ उससे रिलेटेड होगा, एक क्लाइंट होंगे आपके, आपके दोस्त होंगे, कलीग्स होंगे, और कलीग्स में भी दोस्त भी होंगे। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। आप ऑलमोस्ट एक तरीके से आप एक बेसलाइन एटिकेट तो हर जगह रखेंगे ही, मगर आप एग्जैक्टली कैसे बिहेव करते हो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। आई थिंक एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी वर्क प्लेस डिपेंडेंट है, बट हायरार्की जो कि मैं उसका हिंदी शब्द श्रृंखला, श्रृंखला श्रृंखला एक। कह सकते हैं, हाँ, काइंड ऑफ, हाँ, कि कैसे क्या हायरार्की है कंपनी की, कि कौन किस किस ऑर्डर में सुपीरियॉरिटी एक तरीके से मानी जाती है, वो बहुत डिपेंडेंट है कुछ कंपनी, कुछ आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से। काफ़ी जगह पे जैसे जो नई कंपनीज आ रही हैं, जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि कम से कम हायरार्की हो, ऐसे ना हो कि बहुत कोई मैनेजर वाला रिलेशनशिप हो। बट सच्चाई ये भी है कि बहुत सारी जगहों पे, ऐसे मेजोरिटी जगहों पे वो हायरार्की वाला रिलेशनशिप रहता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम वर्क प्लेस एटिकेट्स की बात कर रहे हैं कि कैसे उस हायरार्की को मैनेज करना है आपको,
कैसे उन लोगों को मैनेज करना है, और कैसे जो पर्टिकुलरली उससे ज़्यादा मुश्किल होता है कि कैसे अगर आपके पास एक टीम है, आप उस टीम के साथ काम कर रहे हैं जो जिसमें आप सुपीरियर उसमें है, तो आपको उस टीम को कैसे मैनेज करना है, वो सबसे आई वुड से सबसे मुश्किल काम होता है, और उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो मैनेज शब्द रवीश आपने इस्तेमाल किया, उस पर थोड़ा सा आप हम्म। एलोबरेट कीजिए, थोड़ा प्रकाश डालिए कि आप हाँ। सुपीरियर हैं, आपको अपनी टीम को मैनेज करना, उसको मैनेज से क्या मतलब है? हाँ, आई थिंक तो अगर अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं जिसमें पर्टिकुलरली आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा ही कि जो उस टीम में जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट लैडर ऑन होके आपके पास आएगी, तो उनकी उनका जो काम है, उस काम की जो परफॉर्मेंस है, वो सब इकट्ठ जुड़ के तुम्हारे पास आ रही है। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके कि आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का काम कर सकें। हम्म। और अगर क्योंकि अगर वो अच्छी क्वालिटी का काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास ही आएगा। उसमें फिर एक एक एडिशनल पॉइंट आ जाता है कि आपको उस काम में ट्रस्ट भी होना चाहिए, नहीं तो आपको अगर 5-6 साल हो गए हैं और कोई नया आया और आप ट्रस्ट नहीं करते, तो आप फिर से वो रिपीट करेंगे काम, तो आपके टीम होने का फायदा हुआ क्या? तो आपको वो मैनेज, जब मैं बोलता हूँ तो आपको ये मैनेज करना है कि आपके जो टीम में लोग काम कर रहे हैं उन्हें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, उन्हें आप उन्हें ट्रस्ट कर पाए, आप उन्हें सही काम दे पाए जिस पे वो सक्सीड करे। सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं। कुछ लोग, जैसे हमारी फील्ड में, मैं स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में काम करता हूँ, तो हमारी फील्ड में कुछ लोग का स्ट्रेंथ होता है कि मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, तो हम एक मार्केट मॉडल्स बनाते हैं एक्सेल पे कि कैसे कंपनी ग्रो कर सकती है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी वर्क बुक्स बनती हैं। कुछ लोग का मैथ स्ट्रांग होगा, तो आपको देखना है कि कैसे आप उन्हें मैथ के रिलेटेड काम दे पाएं, मगर आप उन्हें ये भी अपॉर्चुनिटी दे पाए कि क्लाइंट से इंटरेक्शन में भी वो इम्प्रूव करें। कुछ लोग का नेचुरली क्लाइंट वो अच्छा होगा, उन्हें आप मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां देके आप उन्हें एक्सेल में ग्रोथ का मौका दें। तो ये आप मौका भी दे पाए ग्रोथ के लिए, आप उन्हें ट्रस्ट भी कर पाए, और उनकी ग्रोथ से आपकी ग्रोथ में हेल्प हो पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये ट्रस्ट क्रिएट करना कि आप भरोसा कर पा रहे हैं, किसी ने आपको भेजा और वो सीधा आप क्लाइंट को भेज पा रहे हैं या आप अपने बॉस को भेज पा रहे हैं, वो एक ट्रस्ट क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल स्टेप है, बट आपको करना ही पड़ता है। पर वो ट्रस्ट भी तो एक प्रोसेस होगा ना, मतलब पहले दिन हाँ, तो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो बिल्कुल पाएगा, तो आप बिल्कुल बिल्कुल। मौका जब हाँ, तो देंगे। आई थिंक वही उसमें वही कोचिंग का पार्ट भी आ जाता है कि आप, क्योंकि यदि कोई नया बिल्कुल पहले दिन कोई ज्वाइन करे, तो उसे, अगर आपकी टीम में कोई ज्वाइन कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे अच्छे से उन्हें सिखा सके कि आपको ही लगे कि अच्छा नहीं, मैंने ही सिखाया है तो ये चीज़ तो सही ही करी होगी। तो वो एक टाइम रिलेटेड प्रोसेस है, ऑब्वियसली पहले दिन से तो नहीं आ सकता है। हम्म। और अब रविश, अगला सवाल ये आता है कि जब भी जैसे हमारे बहुत से यंगस्टर्स ने हमको ज्वाइन किया, वो या तो काम कर रहे हैं हम्म। या काम ढूंढने की उस प्रोसेस में है, तो जब भी कोई आप हाँ। वर्क प्लेस सेलेक्ट करते हैं, मैं उस 20-21 साल के लड़के की बात कर रही हूँ, हाँ। तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कार्य का स्थान का चुनाव करते समय? हाँ, आई थिंक कुछ बहुत बेसिक चीजें मैं पहले बोल दूंगा, एक जो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लास्ट में मैं इस पे आऊंगा। आई थिंक बेसिक चीज़ है, आपको ये तो सोचना ही चाहिए कि कोई कभी बोलेगा कि अच्छा नहीं, सैलरी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए काम के लिए। आई थिंक ऑब्वियसली सबको फर्क पड़ता है। दैट इज द थिंग यू शुड कंसिडर कि आपके टाइम को वैल्यू किया जा रहा है, आपको उसकी वैल्यू मिल रही है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपका उसके फिट के हिसाब से वो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट वो फैक्टर होना बिल्कुल बिल्कुल लाजमी चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है। दूसरा कि वहाँ पे आपको क्या लगता है उस सैलरी के हिसाब से कितना काम एक्सपेक्टेड होगा, कितना टाइम एक्सपेक्टेड होगा आपको। आपको क्या ऑफिस में 9 से 5 बैठने का वो होगा, या फिर उस ऑफिस की एक्सपेक्टेशन होगी कि आप 9 से 9 काम करेंगे ही। कुछ सिचुएशंस में उससे भी ज़्यादा चले जाता है, कभी आपको वीकेंड पे आपको छुट्टियां कितनी मिलेंगी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जो आपको एक फैक्टर इन करनी ही चाहिए। आपका ऑफिस आपके घर से कितना दूर होगा, ये भी ऑब्वियसली बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आपको लगेगा कि अगर आपको आने जाने में 2-2 घंटे लग रहे हैं तो पिछली उसमें आपको 4 घंटे ऐड करने पड़ेंगे। मगर जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, जो इस सब को ऑलमोस्ट सुपरसीड कर जाता है, ये सब कुछ फैक्टर करेंगे कि आपको
कोई भी एक्स साल बाद, आप 10 15 20 साल आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं, बट आपको 15 20 साल बाद आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको क्या उस एवेन्यू पे मदद करेगी या नहीं, वो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एंड बाकी सब विल फीड इनटू इट, कि बहुत ज़्यादा मदद करेगी तो आई वुड बी विलिंग टू वर्क मोर, मैं ज़्यादा समय देने के लिए विलिंग होगा। बहुत ज़्यादा मदद करेगी तो मैं थोड़ी कम सैलरी लेने के लिए भी विलिंग होगा। यदि अगर मुझे लग रहा था कि अगर मुझे पर्सनली, मेरे को किसी मुझे एमबीए करने का वो था, इंटरेस्ट था कि मुझे एमबीए करना है, कंसल्टिंग में जाना है, या उसके बाद मुझे इंडस्ट्री में बिजनेस रिलेटेड प्रोफेशन में जाना है। तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने बल्कि एक जो डेटॉल जो कंपनी है उसको ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं अपने इंजीनियरिंग को यूटिलाइज भी कर पाऊंगा, और साथ में देख भी पाऊंगा कि दुनिया भर में कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, ताकि मुझे समझ आए कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी 100 से ज़्यादा देशों में अपना प्रोडक्ट या वो बेच पा रहे हैं। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन था। तो यही कि मतलब आप इज दिस द राइट स्टेप इन माय करियर लैडर, कि जब आप ऑब्वियसली, बहुत कॉमन है आजकल कि 2 3 साल में लोग नौकरी चेंज करते हैं, 5 10 साल में तो करते ही करते हैं। तो आप नौकरियां चेंज करेंगे, आप अपनी नौकरी में प्रमोट भी होंगे, आप एक अगले अगले स्टेप पे जाएंगे ही जाएंगे। आपको ये देखना चाहिए कि 15 से 20 साल बाद क्या, जिस स्टेप पे ये नौकरी पहुंचा सकती है, क्या इज दैट वेयर आई वांट टू गो। वो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होगी। और ये सिर्फ डायरेक्टली करियर रिलेटेड भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये नौकरी अभी करके मैं जो पैसे कमाऊंगा दैट विल हेल्प मी टू डू समथिंग लेटर, तो वो भी हो सकता है कि डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि मैंने अभी एक बीपीओ में नौकरी ज्वाइन करी, और आप बस ये सोच रहे हैं कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा जिसको मैं यूटिलाइज करके अपनी कंपनी बनाऊंगा, तो डायरेक्ट पाथ नहीं है। बट आपको एक पाथ दिखना चाहिए कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। तो मतलब यू सेड दैट योर लॉन्ग टर्म गोल्स, मतलब जो आप हाँ, एक 15 साल का बिल्कुल। जो गोल है उसको सबसे हाँ, ज्यादा ध्यान में रखें जब आप अपने कार्य का हाँ, चयन करते हैं। हाँ। ये सोचिए एंड कि मतलब उसके साथ में आप लैडर ऑन करेंगे बाकी फैक्टर भी। बाकी फैक्टर आ, पर उस पे हाँ, आप। बाकी फैक्टर आप। हाँ, यदि मैं जब जैसे दिल्ली में रह रहा था, अगर मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जो मेरे को लगता है कि इससे मैं सीधा सीधा अपने करियर पाथ पे पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं रोज के 4 घंटे ट्रैवल करने को विलिंग होगा। वो मैं हम्म। एडजस्ट करूंगा डिपेंडिंग ऑन दी अपॉर्चुनिटी। ये सारे मैट्रिक्स को लेके आप सोचेंगे कि क्या क्या बेस्ट फाइनल ऑप्शन बनता है। आपकी ये बात मुझे बहुत प्रभावशाली लगी, और सभी मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए भी इस बात को एम्फेसिस देके कहना चाहूंगी कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स का पहले उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं अल्टीमेटली जीवन में करना क्या चाहता हूँ। उसके हम्म। साथ उसको ध्यान में रखते हुए अपने जो ये जो आपके निर्णय है छोटे छोटे, वो उसके साथ लीजिए। और इसमें बस एक कैवियट डाल दूं मैं, आपने आपने बिल्कुल सही वो किया, मैं खुद पहले बोला नहीं ये चीज, बट ये जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है ये चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज से पास आउट हुए, आप 21 22 साल के हैं, आपने सोचा है लॉन्ग टर्म गोल, और अब मैंने इस चक्कर में शुरू कर दिया, अब मैं इससे भटक नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब उससे 25 30 साल पे पहुंचते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लॉन्ग टर्म गोल एडजस्ट करना है, मेरे को एक्चुअली अब मेरे को काम करके समझ आया कि मुझे ये नहीं करना है 15 साल बाद, तो वो एडजस्टमेंट कोई गलत चीज़ नहीं है कि आप अपना पाथ को चेंज करें। आपने सोचा हुआ है कि कुछ करना है, आपको और इन्फॉर्मेशन मिली और आपने एडजस्ट किया, वो दैट इज परफेक्टली फाइन। बट वो जो आपका एडजस्टेड नया लॉन्ग टर्म गोल है उसके हिसाब से आपको अपने नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक लॉन्ग टर्म गोल उसको देख के आपके हाँ, चुनाव, और दूसरी बात कि राइट, लॉन्ग टर्म गोल परमानेंट नहीं है। आपको लगे कि ये राइट, ठीक नहीं है तो बिल्कुल, आप उसको स्विच कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। और हाँ। एक अगला सवाल जो आता है कि जब हम जैसे भारत की बात हम अपने यहाँ पे एक कल्चर देखते हैं कि काम के स्थान के चुनाव में हम्म। अभिभावकों की, पेरेंट्स की बहुत एक बड़ी भूमिका रहती है। तो आपको क्या हाँ। लगता है कि क्या अभिभावकों को, माता पिता को अपने बच्चों के काम के चयन में क्या काम उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या हम्म। ऐसी एक अहम भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को? हाँ, आई थिंक
अहम भूमिका में बाद में आऊंगा, बट भूमिका निभानी चाहिए हाँ। आप कह सकते हैं कि जैसे टू सम एक्सटेंट, कि मतलब आपके पेरेंट्स के पास कुछ एक्सपीरियंस है वर्ल्ड रिलेटेड, और आपको वो इनपुट्स दे सकते हैं, तो वो इनपुट्स आपको पेरेंट्स से लेने चाहिए। बट उसको मैं वैसे ही देखूंगा कि जैसे आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, जैसे सक्षम रोजगार सोसाइटी के थ्रू आप लोगों से बात करते हैं, जैसे आप उनके इनपुट्स लेंगे वैसे ही आपके पेरेंट्स के इनपुट्स भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उनके एक्सपीरियंस को लेवरेज करना चाहेंगे। या आपके दोस्तों से जो ऐसी नौकरियां कर रहे हैं, या आपके कॉलीग से जिन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखी हुई है, वो सारे इनपुट्स आई वुड ऑलमोस्ट ट्रीट कि वो सिमिलर टाइप के इनपुट्स हैं जिसको आपको लेना चाहिए। बट जब डिसीजन की बात आती है, वो डिसीजन तो आपका ही होना चाहिए। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि मतलब अगर अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी और आपके लिए डिसीजन ले लेता है कि अरे नहीं मैं बता रहा हूँ ये नौकरी करनी चाहिए तुम्हें, या ये नॉट नॉट जस्ट नौकरी, आपको ये एग्जाम देना चाहिए, इसी में यही करना चाहिए, अगर वो डिसीजन ले लेता है कोई और, तो फिर आपको आपका जो इंसेंटिव है कि पुश करने का, कि आप, क्योंकि आपने डिसीजन ओन नहीं किया, किसी और ने बोला कि ये करना है, तो आप उतना पुश करेंगे ही नहीं। जबकि आपको खुद ही दिखेगा कि आप कभी, और ये सिर्फ नौकरी के उसमें ट्रू नहीं है, अगर आपने कोई भी डिसीजन खुद कमिट किया होता है, तो आप ज़्यादा विलिंग होते हैं उसमें ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए, आप ज़्यादा विलिंग होते हैं उसको उसको इंश्योर करने के लिए कि ये इम्प्लीमेंट हो पाए। और कभी कभी नहीं भी होगा, बट आप पुश ज़्यादा करते हैं। तो आपका कोई भी लाइफ डिसीजन है, इट्स नॉट जस्ट करियर रिलेटेड, आपका कोई भी लाइफ डिसीजन है जो कोर में आपकी लाइफ इम्पैक्ट करता है, उसमें यदि आप डिसीजन मेकिंग पावर किसी और को दे देंगे, तो आप एक्सक्यूज भी किसी और पे ही डालेंगे कि अरे नहीं ये तो आपने बोला था इसीलिए ये गलत हो गया। और अगेन ये सिर्फ करियर रिलेटेड नहीं है, किसी आप कॉलेज जब ज्वाइन करते हैं, आप शादी के डिसीजन लेते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेलने का डिसीजन लेते हैं, अगर आपको किसी और ने बोला होगा, आप हमेशा वो बहाना अपने दिमाग में पीछे कहीं रखेंगे, और आप थोड़ा जल्दी गिव अप करेंगे, और वो जो 5-10% आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे कि अरे नहीं यार मैंने कमिट किया था तो मुझे ये करना चाहिए, वो 5-10% से काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो ये आपने बड़ी एक जबरदस्त बात कह दी कि अगर आपका निर्णय आपका अपना नहीं होगा तो फिर जो उसकी एक्सक्यूज है वो भी हम्म। आप किसी और पर डाल देंगे। आप हाँ। सबसे सलाह लेंगे पर निर्णय आप लेंगे, और निर्णय को ओन भी आप करेंगे। किसी और के हाँ। कंधे पे बंदूक रख के नहीं कहेंगे कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आपने मुझे ऐसा कहा था। बहुत अच्छी बात कही, और तभी आप उस पर लंबे समय टिक भी पाएंगे। और एक और रविश, जो काम के स्थान पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि जो टाइम है, मतलब हम्म। रेगुलरिटी, आपकी वर्क प्लेस पे आपकी रेगुलरिटी, वर्क प्लेस पे आपका समय पर जाना और समय पर आना, छुट्टी ना करना, इन सब चीजों का कितना महत्व है कार्य के स्थान पर, या वर्क प्लेस एटिकेट्स में आप उसको किस तरह से देखते हैं? हम्म। नहीं, पंक्चुअलिटी तो बिल्कुल ऐसी एक चीज है जो बहुत, एक तो आपकी पूरी तरह आपकी कंट्रोल में है, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके परसेप्शन पे, कि लोग आपको कैसे देखते हैं आपके वर्क प्लेस पे। बहुत उसका डिस्प्रपोर्शनेट इफेक्ट पड़ता है फॉर समथिंग जो आप पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। आप जब काम कर रहे हैं, आपसे छोटी कोई गलती होती है, कुछ भी होता है, वो बहुत नॉर्मल है। मगर यदि आप टाइम पे किसी मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहे, टाइम पे आप अपने ऑफिस में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आप प्लानिंग नहीं करी है आपने। तो इसमें मैं अपने जॉब का एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि जब हम स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग करते हैं, तो काम ऐसे करता है कि हम जनरली 2 से 3 महीने के लिए किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते, कभी कभी उससे भी कम टाइम होता है। तो हम जाते हैं क्लाइंट से, इंटरेक्ट करते हैं 2 महीने के लिए। हम उनका इनको उनको एडवाइस देते हैं कि उन्हें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, वो डेटा देते हैं कि क्यों करने चाहिए और कैसा रिजल्ट होगा, और फिर हम बाहर चले जाते हैं। तो क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो ट्रस्ट बनाने का टाइम भी बहुत कम होता है। तो हम्म। इसमें क्या हो जाता है कि यदि हम किसी मीटिंग में या किसी उनके ऑफिस में टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो किसी के भी दिमाग में आएगा कि यार ये अपना ट्रैवल नहीं प्लान कर पा रहा, तो ये हमारी कंपनी का प्लान कहाँ से बनाएगा। और ये सिमिलर चीज़ें सिर्फ टाइम रिलेटेड वो नहीं है, ये ना, हमें मैं जब ज्वाइन किया तो हम बहुत सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ बहुत काम करते हैं। तो काफी कॉमन होता था कि सब बोल रहे हैं कि यार ये नहीं, ये अलाइंड नहीं है
कि ये जो फील्ड सीधा सीधा तुमने जो एक वो पावर पॉइंट में ये शेप्स बनाई है, ये सीधा अलाइन नहीं हो रही हैं, ये ऐसे क्लीन नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता था कि यार इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इतना हमने घंटे दिन दिन रात काम करके हमने इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन यहाँ क्रिएट करी है, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि ये सीधी लाइन में है या नहीं है। बट जैसे आप उन क्लाइंट से बात करें तो आपको समझ आएगा कि अगर आपके पास कोई सिर्फ एक महीने के लिए काम करने आ रहा है और आपको दिखता है कि यार ये इसके वर्ड्स में ही कुछ टाइपो होते हैं, इसके अटेंशन टू डिटेल की मैथ में हल्का सा थोड़ी सी गलतियां हो जाती है, या इसके डब्बे अलाइन नहीं है, या फिर सिमिलरली ये टाइम पे नहीं आता है, तो क्या इसने जो ये पूरा एनालिसिस किया है, क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ? और ये जैसे ही क्वेश्चन ये क्लाइंट के सिचुएशन में आ रहा है, बट ये सिचुएशन आपके वर्क प्लेस में भी आएगी ही, यदि आपका क्लाइंट वाला रिलेशनशिप नहीं है। ये सेम क्वेश्चन आपके मैनेजर या उसके मैनेजर जो आपका काम महीने में एक बार देखेगा, उसे लगेगा कि यार ये तो अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहा है ठीक से, छोटी चीज़ जो कि आराम से वो है, तो क्या मैं इसके बड़े काम पे उस लेवल का भरोसा कर सकता हूँ? और ये पंक्चुअलिटी उसी में जाती है जो कि सबसे आसान है ठीक करना, कि आप टाइम पे पहुंचेंगे तो उन्हें ये एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्या ये भरोसेमंद है इंसान, क्योंकि ये टाइम, मैं इसको अपने टाइम पे भरोसा नहीं कर सकता, तो क्या मैं बाकी चीजों पे कर सकता हूँ? ये आपने बात तो बहुत असरदार करी कि अगर आप समय की मैनेज नहीं कर पा रहे तो मेरी कंपनी को क्या मैनेज कर पाएंगे। पर जैसे हम्म। मैं सुनती हूँ कुछ बड़े बड़े कलाकारों का, और बहुत बड़े स्तर के कलाकार हैं, उनके बारे में ऐसा सुना जाता है कि वो सेट पे हमेशा लेट पहुंचते हैं। हाँ ये कुछ बड़े बड़े हाँ अदाकार, जैसे मैंने बोला, कुछ राजनेता के बारे में भी सुनता है कि ऐसा होता है कि वो है बहुत उम्दा, मतलब कुछ कमी नहीं है हाँ उनमें, बिल्कुल। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, पर सेट पर लेट पहुंचेंगे या मीटिंग में लेट पहुंचेंगे। एक ये भी हम्म। एक फीचर है, इसको आप कैसे, दोनों को कैसे हाँ, देखते हैं? बैलेंस कैसे करेंगे? आई थिंक हाँ। वो अब तो वो मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, बट जब उन्होंने अपनी पहली दूसरी तीसरी अच्छा। मूवी करी होगी, ओके। तब ओके। वो सेट पे लेट नहीं पहुंच रहे होंगे, ये मैं आपको ओके। गारंटी दे सकता हूँ। ओके। जब ओके। आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो आई थिंक, क्योंकि हम ऑडियंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी हम इस लेवल पे करियर में उस पे पहुंच जाते हैं कि आप पे इम्प्लिसिट भरोसा हो जाए, अगर आप शाहरुख खान हैं आप एक्टिंग कर लेंगे, ये पूरी दुनिया के 7 बिलियन लोग बता सकते हैं। वो टाइम पे हाँ। पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, उसका ट्रस्ट फैक्टर उस पे आपका कम वो हो जाता है। मगर आपको यस। शाहरुख खान बनना भी पड़ेगा, और वो बिना डिसिप्लिन के, बिना बिना टाइम को कमिट किए हुए वो नहीं बन सकते हैं। सेम विद पॉलिटिशियन का भी ऐसा नहीं है कि यदि कोई चीफ मिनिस्टर उस पर पहुंच जाते हैं उसके बाद वो ऐसा बर्ताव करते हैं, तो बहुत अलग बात है, बट वहां उस पे पहले पहुंचने के लिए उन्हें लोगों को उन पे ट्रस्ट बिल्ड करना ही पड़ता है। अब वो सिर्फ टाइम के थ्रू हो पाता है या उनके काम के थ्रू हो पाता है कि वो पूरे टाइम अवेलेबल है या क्या, तो दूसरे एवेन्यूज हो सकते हैं टू कॉम्पनसेट, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपका बाकी काम हो। बट बहुत आसान चीज़ है ये करना, क्योंकि ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। तो मुझे लगता है कि ये लो हैंगिंग फ्रूट जो बोलते हैं, कि बिल्कुल आसान, आप किसी चीज़ को क्लोज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करा जाए? पर अभी सॉरी, मैं मतलब इसी पॉइंट पे थोड़ा सा खींच रही हूँ, क्योंकि लोग हाँ। ऐसा कहते हैं कि जी ट्रैफिक जैम था, मेट्रो धीरे चल हम्म। रही थी, तबीयत हाँ खराब हो गई, मतलब वो ये नहीं हाँ कहते कि हम लापरवाह थे लेट आने में। वो इस तरह के कुछ रीजंस बताते हैं, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो इसको हाँ आप हाँ। कैसे नहीं, ये कभी 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 तो हो ही सकता है, ऑब्वियसली होगा ही कभी कि बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट वो हो। बट यदि अगर आप, मैं थोड़ा दिल्ली का एग्जांपल दूंगा, आई थिंक थोड़े बहुत दिल्ली के हैं, अगर आप नजफगढ़ रोड से जा रहे हैं और आप ट्रैफिक को अपने प्लान में फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं, तो वो बुरी प्लानिंग ही है। आपको ट्रैफिक, कोई ऐसा तो नहीं है कि विरला कोई ट्रैफिक मिल गया, उस सड़क पे हमेशा ट्रैफिक होगा ही होगा। तो अगर आप उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो कभी ऐसा हो गया कि वो 4 गुना है नॉर्मल से और आपका टाइम बहुत बढ़ गया, बट ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत रेगुलरली वैसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। So गुड आंसर। एंड रविश, नाउ हम थोड़ा सा दिल्ली, बाहर मतलब दिल्ली या एनसीआर रीजन में ज्यादातर लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन भी किया हुआ है उत्तर हाँ जी। प्रदेश से, हमारे यहाँ एक ऐसा समझा जाता है कि जो वर्क कल्चर है दिल्ली में बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जब देखो बॉस उठा के फोन कर देता है, काम बता देता है, हम्म। सैटरडे संडे हो या कोई भी वो हो। पर अमेरिका या विदेशों में तो ऐसा होता है कि 9 से 5 की नौकरी होती है,
आप जाओ, हम्म 9 बजे पहुंचे, 5 बजे छुट्टी, उसके बाद आपका काम से कोई लेना देना नहीं होता। क्या इस तरह के हम्म। स्ट्रिक्ट वर्क आवर्स, आपको क्या लगता है अमेरिका में ऐसा काम का कल्चर है, या अन्य देशों का? अगर आपको पता हो तो आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। हाँ देख, थोड़ा बहुत ऐसा फर्क, थोड़ा ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो हाँ थोड़ा बहुत फर्क होगा। बट वो वेरिएशन जो है कि वो डिफरेंसेस होंगे आपके काम के उसमें। इंडिया में भी कुछ ऐसी नौकरियां हैं, मैं खुद ऐसी नौकरी में था पहले, कि आपको 6 बजे के बाद कोई कॉल आ जाए तो वो 4 साल में शायद मुझे मतलब 10 बार हुआ होगा कि आप 6 बजे के बाद, क्योंकि सुबह वो 8 बजे शुरू कर देते थे काम, बट 6 बजे के बाद कोई कॉल आ जाए ऐसा नहीं होगा। तो वो इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, और उसके ऑपोजिट एंड पे यूएस में भी ऐसा हो ही सकता है कि आपके काम के कोई हिसाब नहीं है। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो काफी कॉमन होता है, ऐसे पिछले महीने से ही मैं सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक काम कर रहा होता हूँ यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल कुछ कि ये इम्पॉसिबल है। तो ये होता है, काफी वेरिएशन होती है। ऑन एन एवरेज आई वुड से कि इट आई थिंक यूरोप में पर्टिकुलरली थोड़ा बेटर है, कि आपका थोड़ी आपकी लाइफ की जो वर्क लाइफ की जो लाइन मानी जाती है कि वो हार्ड लाइन है, उसको थोड़ा उसको कंसिडर करते हैं लोग। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा करते हैं कि वीकेंड पे फोन आ जाना बहुत ही, मतलब आई थिंक कभी भी नहीं हुआ होगा मेरे साथ, ऑलमोस्ट एक दो बार छोड़ के। तो वो बहुत रेयर है। तो थोड़ा बहुत फैक्टर है ऑन एन एवरेज, बट वेरिएशन हर जगह होती है। कि आपको इंडिया में भी ऐसी ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पे आपका एक्चुअली में ये हो रहा है, बट यूएस में काफी बहुत नॉर्मल चीज ही है कि आप बियॉन्ड वर्क आवर्स काम कर रहे हैं, आपको वीकेंड पे कभी कभी थोड़ा बहुत देखना पड़ रहा है। वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, कि आपके वर्क रिलेटेड क्या है और आपकी लाइफ भी होनी चाहिए। आप वो लाइन को समझिए, आपको अपने करियर के पॉइंट पे जहाँ पे आप आज हैं, उस हिसाब से आप वो लाइन क्या रखना चाहते हैं, और उसे स्ट्रांग रखिए, आप अपना टाइम निकाल पाए। बट अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं जैसे मैं हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लाइंट के लिए और आपके 5 मिनट से उस पर बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ सकता है, तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि ठीक है, मतलब 5 मिनट अगर मेरे को सैटरडे को लगा के बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा तो आई वुड रादर डू इट। मंडे टू फ्राइडे तो खैर हमारा कोई समय का हिसाब नहीं है। तो तो एग्जाम्पल तो ऐसे हैं ही फॉर श्योर कि इतना डायरेक्ट जियोग्राफिकल लिंक नहीं है। तो मतलब आपने जैसे बताया 8 से 12, मतलब 16 घंटे काम करने का माहौल बन जाता है। ये सब जरूरी रोज रोज ये वाला नहीं रोज होता नहीं, है, मतलब, बीच में पिछले तीन हफ्ते से एक्सेप्शनल आई भी, वुड से कि हाँ मंडे टू थर्सडे ऐसा चलता है, एक्सेप्शनल विच इज। एक्सेप्शनल भी, एक्सेप्शनल भी। हाँ, मैं तभी एक एक्सट्रीम एग्जांपल देना चाह रहा था, जस्ट टू से कि ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब डबल, जो 8 घंटे की नौकरी होती है उससे ऑलमोस्ट डबल आप काम करते हैं। और अब हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में, हाँ, हाँ। तो दूसरी बात हम आते हैं कि वर्क प्लेस पे ड्रेसिंग अप, जो आप, हम्म जो ड्रेसअप होते हैं, जो आप कपड़े पहन के जाते हैं, उनका क्या महत्व है, और किस तरह का हम्म। ड्रेसअप आपको वर्क प्लेस पे होना चाहिए? हाँ, आई थिंक ये काफ़ी वेरी करेगा फॉर श्योर कि आप कौन से इंडस्ट्री में हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं। आप किसी शॉप में हैं तो बहुत अलग होगा, आप किसी पुरानी कंपनी में हैं जो कि 10 12 20 हज़ार लोगों की कंपनी है, और वहाँ पे कैसा कल्चर है। आज नए नए स्टार्टअप्स में है, वो कैसा कल्चर है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो बहुत वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी आपको ऑन एन एवरेज दिखता है आपकी कंपनी में, आप कोशिश करिए आप उससे एक लेवल ऊपर का ड्रेसअप करने की कोशिश करें। कि अगर आपकी कंपनी में कॉमन है कि, मेन वाले एग्जांपल दूंगा कि अगर आपकी कंपनी में कॉमन है कि जीन्स पहन के जाना बिल्कुल कॉमन है, तो I'd say कि जीन्स ठीक है, मैं प्रॉब्ली कोशिश करूंगा कि टी शर्ट की जगह शर्ट पहन लूँ और टक इन कर लूँ उसे। डजेंट ट्राउजर्स जरूरी नहीं है, तो थोड़ा एक वो ऊपर रखा जाए। और अगेन आई थिंक ये थोड़ा सा क्योंकि हमारा क्लाइंट रिलेशनशिप वाला वो होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जहाँ पे, जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं कुछ कुछ, कि आपको सूट जैकेट आप पहन के जाएंगे ही, काफ़ी कॉमन है बैंक्स में कि आप कि सूट जैकेट पहनेंगे। तो वेरी डिपेंडेंट ऑन कहाँ काम कर रहे हैं, कैसी एनवायरनमेंट है। आई वुड से कोशिश करिए कि एवरेज से थोड़ा ऊपर रहें आप, ताकि इट यू यू डोंट स्टैंड आउट ईदर वे। सो फॉर्मल कपड़ों पर ध्यान रहना चाहिए,
और मैंने हाँ, एक मतलब अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से वो डिफाइन करेगा। अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है आप सूट पहन के उसमें चले जाएंगे। अगर आपके ऑफिस में कॉमन है कि लोग टी शर्ट पहन के आते हैं तो इट्स ओके, आप पोलो पहन के जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली उस पर पर डिपेंड ये करेगा। मैंने एक जेंडर वो भी देखा है कि वर्क प्लेस पे एक फॉर्मल ड्रेसअप होने का कल्चर मेल्स में हम्म ज्यादा होता है। और मैं फीमेल्स में पाती हूँ, हम्म मतलब दिल्ली या एनसीआर की बात कर रही हूँ, वहां पे हम्म फीमेल्स उतना फॉर्मल ड्रेसअप होके ऑफिस में आना थोड़ा उनको थोड़ा ज्यादा लगता है। शायद हम्म ऑफिस में भी उनको लगता है कि हम इनफॉर्मल या हम ज्यादा तैयार होके, फॉर्मल नहीं होंगे तो बेहतर लगेंगे। खैर, आपने जैसे हाँ बताया प्रोफेशनलिज्म फॉर्मल ड्रेसअप से आता है। तो बातचीत हाँ। करने का क्या लहजा रहना चाहिए, क्या टोन, क्या आपकी स्टाइल, काम के स्थान पर कैसा रहना चाहिए? आई थिंक बातचीत करने में वो एक पहला जो आपने सवाल पूछा था उससे बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है कि कैसे टाइप के आपके रिलेशनशिप होंगे, उस पर बहुत डिपेंड करता है। कि आप अगर अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप अपने कलीग्स के साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया, आप अपने मैनेजर के साथ जो बात कर रहे हैं, वो सब में थोड़ा वेरिएशन होगा कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितना आप जोकिंगली बात कर रहे हैं। हाँ, कितना आप जोकिंगली बात कर रहे हैं, कितना अच्छे से आप कितना प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप पे बहुत डिपेंडेंट होता है। आई वुड से थोड़ा बहुत उसमें कंसिडरेशन होगा कि आप वर्क प्लेस कल्चर को पूरी तरह आप ऐसे पर्सनल लाइफ वाले से डायरेक्ट वो ना करें। कि जैसे आप अगर आपके बहुत पुराने कॉलीग्स हैं जिनसे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है, आप जब एक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट के अंदर है, जब आप एक ऑफिस के अंदर हैं, तो उनके साथ भी आप बैठ के बहुत गॉसिप कर रहे हैं या बहुत बाकी लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अच्छा नहीं लगता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप वो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का एक एक्स्ट्रा उसमें लेयर डाल पाए कि आप उस इंडिविजुअल से बाहर कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उससे एक लेवल प्रोफेशनल ज़्यादा होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर आप अपने मैनेजर से या कंपनी के ओनर से या उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपका एक लहजा थोड़ा अलग होगा, आप फोकस अलग होगा कि आप कैसे वो काम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे और अभी उनसे एक वार्तालाप भी जो करेंगे। हम जब इस कम्युनिकेशन पर, ये बातचीत पर हैं, तो क्या जो व्यक्तिगत बातें होती हैं, अपने हेल्थ हम्म इश्यूज, अपने घर वालों के हेल्थ इश्यूज, या पर्सनल रिलेशंस, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अपने घर के फाइनेंशियल चीजें, क्या ये वर्क प्लेस हम्म पे इनको चर्चा का विषय बनाना चाहिए? क्या ये हमारा डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए? हाँ, आई थिंक मुझे मुझे उस कॉन्सेप्ट से पर्सनली मुझे उस कॉन्सेप्ट से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जब जैसे मैंने बोला कि वर्क प्लेस पे वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे एक्चुअली यहाँ आके न्यूयॉर्क में आके काफ़ी अलग लगा कि यहाँ पे एक्चुअली आपके पर्सनल लाइफ के बारे में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आपको जानना चाहते हैं लोग, एक इवन ऑफिस एनवायरनमेंट में। तो आप मंडे मॉर्निंग आप ऑफिस में जाएंगे तो बहुत कॉमन होगा कि आपने क्या वीकेंड पे क्या किया और आपका कैसे आपकी लाइफ चल रही है, उस बारे में थोड़ा बहुत तो सब सब ही पूछेंगे। कि आप कहीं घूमने गए, आप किसी बर्थडे पार्टी में गए, कैसे लाइफ चल रही है। तो वो एक एक लेवल तक उस पे इंटरेक्ट करना इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप और वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, वो लोग आपको पहचानते हैं। बट हाँ, एट द सेम टाइम आप एक लाइन तो ड्रॉ करेंगे कि आप ऐसे बिल्कुल डिटेल में नहीं चले जाएंगे कि आप बिल्कुल पूरी तरह बह गए और आप बोल रहे हैं कि नहीं, कि ब्रेकअप हो गया, ये इशू था, वो इशू था, पूरी आपने कहानी सुनाने बैठ गए। वो वर्क प्लेस के लिए इतना वो नहीं है, मगर आप पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट अच्छा ही है, क्योंकि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो आप अपनी बिल्कुल, आप कहाँ घूमने गए, आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ बात करते हैं कि नहीं, आप कहीं आपकी अगर एंगेजमेंट होती है या कुछ भी आप रिलेशनशिप के बारे में बात करते हो, दैट इज ऑल नॉर्मल। आप वो कितना डिटेल में आप वर्क प्लेस में जाते हैं, वो आई वुड से कि वो दैट इज अ क्लियरर लाइन। बट नॉर्मल पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करना, आप कौन सा शो देख रहे हैं वो बात करना, आप कौन सा स्पोर्ट खेल रहे हैं, इस सब के बारे में बात करना, इट हेल्प्स बिल्ड पर्सनल रिलेशनशिप, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बल्कि आई वुड से कि आप मैनेजर वगैरह के साथ भी अगर आप कंफर्टेबल हैं और एक एक लेवल की इनफॉर्मल आपकी कॉमराडरी बिल्ड होती है इसके थ्रू, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है। और एक और हम काम से रिलेटेड ये जो सवाल है कि जब कोई असाइनमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या बॉस सबॉर्डिनेट को देता है,
तो ये कैसे वो हम्म। ट्रस्ट बिल्डिंग का जो आपने बताया था कॉन्सेप्ट, तो किस तरह हाँ। से इंश्योर करें कि जब काम मैंने इसको दिया है ये काम हो जाएगा, या हाँ। कैसे ये सोचा जाए कि जब जब डेलीगेशन हुआ है तो ये मुझे हम्म। पता है कि ये काम हो जाएगा, इसके लिए मैं क्या तैयारी करूं एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाँ, आई थिंक इसमें एक मेरे को बहुत हेल्पफुल चीज़ जो पिछले कुछ सालों में ही मैंने पिकअप करी कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है कि ऑब्वियसली जब आपको कोई काम दिया जा रहा है तो जो काम दे रहा है आपको उसे फिर भी थोड़ी बहुत कंसिडरेशन है कि कैसे होना चाहिए, बट वो अपने दिमाग में सोच रहा है मैं कैसे करूँगा। आपको उस टाइम पे वो कंसिडरेशन नहीं है, आपको कुछ नया काम मिल रहा है, आपको नहीं पता उसमें आधा दिन लगेगा, 20 मिनट लगेंगे, कैसा होगा, क्या क्या काम करना है। तो आपको कुछ टाइम प्रॉब्लली लगेगा वो प्लान आउट करने में कि ये कैसे होगा। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज हेल्पफुल इज कि आप उसके बीच में एक स्टेप डालें कि जब आपको टाइम मिल गया वो प्रोसेस करने का कि मैं ये काम कैसे करूंगा और कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा, तो उसके बाद एक छोटा सा आप चेक इन ऑलमोस्ट डाल दीजिए अपने मैनेजर के साथ कि आप बोले कि हाँ आपने जो काम दिया था उस मतलब ये 15-20 मिनट बाद हो सकता है, ये 1-2 घंटे बाद भी हो सकता है काम के अकॉर्डिंग, बट आप बोले मैंने ये समझा है कि मुझे ये समझ आया कि आपको ये काम चाहिए। ये मैं ऐसे करूँगा, ये स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो करूँगा और मेरे हिसाब से इसमें इतना टाइम लगेगा, क्या आपके हिसाब से मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं। तो ये स्टेप डालने से क्या हो जाता है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने उसमें घंटे लगा दिए, बहुत सारे घंटे लगा दिए काम करने में और आपकी एक्सपेक्टेशंस ही अलग थी, क्योंकि जब आपको काम मिला तो आपके पास आपको पता ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, तो उस टाइम पे आप ये बात नहीं कर सकते। बट ये एक्सपेक्टेशंस को अलाइन कर पाना, चाहे कुछ समय बाद जब आप दोनों को वो कॉन्सेप्ट पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस टाइम पे वो आप एज अ मैनेजर आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि नहीं मेरे हिसाब से ऐसे करोगे तो तेज हो जाएगा, या एज अ बट क्योंकि आपने टाइम लिया है तो एज समवन हु इज इम्प्लीमेंटिंग आपको भी ये टाइम मिल जाता है कि आप अच्छे आइडियाज लेके जा पाए कि वो जो मैनेजर जैसे सोच रहा था आप उससे बेटर भी सोच पाए। और इससे क्या होगा कि एक अलाइनमेंट हो जाता है कि सीक्वेंशियली आप क्या स्टेप्स करने वाले हैं और उससे कैसा रिजल्ट आएगा। तो सब क्लियर रहते हैं कि अच्छा मुझे इस टाइम इस समय पे ये काम मिलेगा जिस पे ये स्टेप हो चुके होंगे, जिसकी वजह से वो ट्रस्ट फैक्टर और डेवलप होगा। तो ये जो एक आप स्टेप डाल सकते हैं मुझे लगता है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके इम्प्लीमेंटेशन में और आप रिलेशनशिप मेंटेन करने में मैनेजर के साथ। एक बीच में ब्रेक कर दें हम चीजों को, मतलब ओवर। ब्रेक करके जिसमें आप कर जिस पे आप इंटरैक्ट कर पाए कि ये प्लान है, ये आउटपुट, आप ये मुझे आउटपुट समझ आया है और ये प्लान है टू गेट टू दैट आउटपुट और इसमें इतना टाइम लगेगा मुझे, हम्म। और आप उस पर फीडबैक ले पाए। और एक सवाल, कि जैसे जो मालिक है उसको लगता है कि मैं अपने जो मताहत है, ये जो मेरा एम्प्लॉय है, हम्म। इसको पैसे देता हूं तो इसका घर चलता है या इसका काम चलता है, या वहां हाँ। एम्प्लॉय ये सोचता है कि मैं मालिक को काम करके दे रहा हूं तो मालिक इस मेरी बदौलत कमा रहा है। मालिक को हम्म। लगता है कि अगर मैं इसको पैसे नहीं दूंगा, मतलब मेरे पैसे से इसका घर चल रहा है, और एम्प्लॉय को लगता है कि मेरे काम करने से मालिक कमा पा रहा है। तो ये एक मतलब मुझे आपसे ये समझना चाहेंगे कि इनफैक्ट क्या रिलेशनशिप का हमें क्या मन में क्या रख के किस तरह के संबंध रखने चाहिए काम के स्थान पर। हम्म। अब इसमें अगर आप सोचे तो सच बात है कि ये दोनों बातें सच हैं, दोनों बातें किसी भी और हर सिचुएशन में सच ही होंगी कि हम्म। आपका जो आप जिस भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वो वहां से आपको पैसे मिल रहे हैं, उससे आपका घर चल रहा है, यस। आप जो काम कर रहे हैं उससे वो कंपनी पैसे कमा रही है, उससे बाकी सब लोग वहां पे पैसे कमा पा रहे हैं, वो भी सच है। ये दोनों चीजों में से कुछ भी अगर सच नहीं होगा तो वो रिलेशनशिप खत्म हो ही जाएगा, वो एम्प्लॉय को या तो फायर कर दिया जाएगा अगर वो उसके काम से कंपनी पैसे नहीं कमा पा रही है, या एम्प्लॉय रिजाइन कर देगा अगर उसे इनफ अपने एफर्ट के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये दोनों बातें सच है। एक इसमें अगर हम ह्यूमन एलिमेंट हटा दें ऑलमोस्ट, अब बिल्कुल प्योरली आप इस हिसाब से सोचे कि क्या उस इंडिविजुअल के लिए सही है, क्या उस कंपनी के लिए सही है, तो उसमें यही होगा कि कंपनी कोशिश करेगी कि जितना उसे काम मिल रहा है और उस काम से जितना रिटर्न मिल रहा है उस हिसाब से कितना पैसा इस इंडिविजुअल को देना चाहिए, या फिर इस मार्केट में ऐसी स्किल के लिए ऐसे टाइम के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आप वो कंपनी कोशिश करेगी कि मैं कम से कम पैसा दे पाऊँ कि मुझे इस क्वालिटी का काम और इस क्वालिटी का टैलेंट मिल पाए।
उसी हिसाब से ऑपोजिट होगा। जब आप टैलेंट हैं, आप खुद इंडिविजुअल है, तो आपको लगता है कि मैं ये क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो कौन सी कंपनी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इससे जनरेट कर पाएगी। हो सकता है मेरे काम से एक कंपनी उसको 10 गुना करके कमा पा रही है, एक कंपनी उसे 100 गुना करके कमा पा रही है। तो ऑब्वियसली जो उसे 100 गुना करके कमा पा रही है वो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देगी उस समय के लिए। तो ये प्योरली अगर आप मैथमेटिकल उसमें देखें तो आप, तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में आपका ये रिलेशनशिप बेस्ट काम कर पा रहा है। बट ये सिचुएशन तो दोनों सच है ही, मतलब इसमें पावर डायनेमिक इसीलिए दोनों तरीके से सच है। तो अगर, बट आई वुड से कि अच्छी बात है ये तो कि बैलेंस इस इन दोनों कंसिडरेशन की वजह से बैलेंस चल रहा है। अगर ये बैलेंस टूटेगा तो आप हमेशा रिजाइन कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको इनफ पैसे नहीं मिल रहे आप रिजाइन कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ से बैलेंस टूटेगा तो वो आपको कंपनी से निकाल सकते हैं। तो ये बैलेंस अगर चल रहा है और अगर आप इस बैलेंस से खुश है तो अच्छी बात है। कंपनी आपको भी फायदा होना चाहिए और कंपनी को भी फायदा होना चाहिए। अगर दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है तो इट कैन नॉट वर्क। So that is the essence of the हम्म। working relationship. अब ये मेरा हाँ आखिरी जी। सवाल है। सबसे पहले एक अभिषेक, जो हम ग्रुप फोटो लेते हैं वो भी ले लें। और सभी से मेरा ये प्रार्थना है कि आप अपने अपने सवाल पूछें। और यहीं पर मैं बता दूं कि अगले शनिवार हमारा जो 2 अगस्त को जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, और जोया रसूल उसको यूके से लेंगी। तो जो आखिरी सवाल, कि टीम वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, टीम के साथ हम्म। काम करना, उसको कैसे आप देखते हैं, और कैसे उसको इंश्योर किया जा सकता है किसी भी वर्क प्लेस पे? हम्म। आई थिंक टीम वर्क वाला बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक तरीके से हमने थोड़ा बहुत इस पे बात करी पहले कि कैसे अल्टीमेटली अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो तभी फायदा है कि वो असली में वो 5 लोग का काम लगे और वो जुड़ के उससे ज्यादा का ही काम लग पाए। तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि जो किसी इंडिविजुअल की स्किल है उसको उस हिसाब से आप वो काम वो वाला काम ले। उसी हिसाब से अगर उस पर आप ऐड करें कि वो ट्रस्ट एलिमेंट होना चाहिए कि किसी ने काम कर दिया तो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कोई उसका सुपरवाइजर हल्का सा चेक करे कि सही किया है नहीं किया है, वो ठीक है। बट कोई सुपरवाइजर उसको फिर से पूरा काम करके इतना इतना कम वो है कि नहीं मुझे सब कुछ ही पूरी तरह देखना पड़ेगा, तो वो टीम का ऑब्वियसली इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है। तो वो आपका ट्रस्ट लेवल होना चाहिए, आपको फिर भी इंश्योर करना चाहिए कि चेक्स एंड बैलेंस है, कि आप क्वालिटी दे पा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जब कंसिडर होती है तो एक फंक्शनिंग टीम, एक वेल फंक्शनिंग टीम तो वही होगी जो 5 लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि वो 5 लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं तो असली में वो 6 लोग का काम डिलीवर कर पा रहे हैं। और अगेन दिस दिस वुड बेनिफिट द एम्प्लॉयज, क्योंकि उन 5 लोग को कंपनी भी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी, उन्हें सैलरी भी ज़्यादा देने के लिए विलिंग होगी। और सिमिलरली कंपनी को तो बेनिफिट होगा ही इसका। तो अगेन इट्स अ रिलेशनशिप दैट शुड वर्क फॉर बोथ पार्टीज, दोनों के लिए काम करना चाहिए। गुड। अभिषेक। हाँ जी। So, thank you, sir, for providing such a insightful and valuable guidance. एंड नाउ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, ताकि हम एक ग्रुप फोटो ले सकें रिकॉर्ड पर्पज के लिए। प्लीज ओपन योर कैमरास। अ, अभिषेक, ओपन हाउस हो गया है शुरू। मैं क्वेश्चन पूछ सकता यस हूँ सर, रवि यस से? सर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, श्योर सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। रवीश, मैं कैसे हैं आप? मैं संजय अरोड़ा बोल रहा हूँ, सक्षम भारती से। हाँ जी संजय जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है। वैसे लास्ट वीक सुभाष मलिक जी ने बड़ा अच्छा ही एक वर्कशॉप किया था उसके ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर। और आप भी जो बहुत अच्छी चीजें आपने बताई हैं, काफी चीजें क्लियर है। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन का कितना रोल है, कितना वाइटल हम्म। रोल है, कैसे रोल है? सेकंड, कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है अचानक सडनली मॉर्निंग में मेल डाल देता है कि डेट आई हैव टू गो फॉर सम अर्जेंट वर्क, अचानक डाल देता है। हम्म। तो हाँ वो जी। कौन से एटिकेट्स में आता है, कैसे है? थोड़ा दोनों के बारे में प्लीज बताएं। हाँ आई थिंक कम्युनिकेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही फॉर श्योर। क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं लिटरली, यदि आप टैली पे कुछ अकाउंटिंग रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर आप कोई स्लाइड बना रहे हैं, अल्टीमेटली आपको क्या है कि आपने जो भी काम किया
वो ऐसा तो है नहीं कि आपके डिटेल सब कोई देखेगा, आप अल्टीमेटली वो कैसे बता पा रहे हैं आपके काम की वैल्यू, वो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने मैनेजर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, कि आप जो सोच रहे हैं वो क्लियरली सामने वाले को समझ आ पाए, और वो कैसे आप क्या आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या आप आउटपुट बता रहे हैं, वो आप और दूसरा इंडिविजुअल सेम पेज पे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू एक्चुअली गेट रिजल्ट्स। तो कम्युनिकेशन ऑब्वियसली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने देखा पिछले हफ्ते सुभाष जी ने जब उस पर बात भी करी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उस पर अलग से सेशन हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि दैट इज अ टॉपिक विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस, और उस पर टाइम लगता है, उस पर एक्सपीरियंस लगता है कि आप उसको ट्राई करते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, उतना हाँ वो इम्प्रूव होगा। और बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो दैट कैन कॉम्पनसेट फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आपका दूसरा सवाल क्या था संजय जी? सॉरी मैम। हाँ, ये था कि जब एक बार अचानक टाइम एक वाला। मैसेज आ जाता है हाँ या मेल आ जाता है, सडनली हाँ दैट यू गॉट अ सडन वर्क, मेरे को बैंक में काम है, हाँ या मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया, फीवर आ गया, तो अनदर थिंग, पर ऐसे कुछ होते हैं हाँ जी। चीजें, तो वो कितना हम्म। ठीक है कितना नहीं है, वो कितना मतलब एटिकेट्स में आता है, हम उसको क्या मानते बिल्कुल। हैं? नहीं, काफी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है ये भी। आई थिंक आप ऑब्वियसली, अगर आपको ऐसा नहीं होगा किसी की भी लाइफ में कि एकदम से आपको कुछ काम नहीं आ रहा है, तो वो हो सकता है, बट बहुत रेयर होता है कि बिल्कुल एकदम से कुछ उठ के आ जाए। तो यदि आपके साथ ये हर महीने हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये अच्छी बात नहीं है। एंड अगेन दैट डिटीरियरेट्स, जो हम ट्रस्ट की बात कर रहे थे पहले, कि वो ट्रस्ट पे बहुत इम्पैक्ट करेगा अगर आपके साथ ये रेगुलरली हो रहा है। तो जो आपके मैनेजर है, आपकी टीम है, आप पे भरोसा नहीं करेगी, उन्हें लगेगा कि यार ये बहाने बना रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर कभी कभी आपकी एक्चुअल सिचुएशन ऐसे कुछ क्रिएट होंगी लाइफ में, लाइफ है काफ़ी चीज़ें होती हैं रैंडमली, तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्टेबल तो है ही, वो आप ट्रांसपेरेंटली बता सकते हैं। मगर वो रेयरली हो रहा है, आपका साल में एक बार, कभी दो बार हो गया, ऐसे सिचुएशन में हो रहा है, तो आप एज मैनेजर भी, आप भी सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर ये बोल रहा है और ये कभी भी नहीं बोलता है, और मगर अगर ये बोल रहा है कि अर्जेंट कुछ आ गया, तो अर्जेंट ही होगा। और ये आपने देखा होगा, आप अपने लाइफ में देखा होगा कि कुछ लोग जब कोई बोलते हैं कि बहुत ट्रैफिक में फंस गया, या मुझे बहुत अर्जेंट बैंक जाना पड़ा, तो आप इम्प्लिसिटली मानते हैं कि ये बंदा तो बहाने ही मार रहा है, इसके साथ रोज का काम है। या फिर आपको लगता है कि ये इसने बोला है तो सच ही बोला होगा, क्योंकि ये तो कभी भी नहीं बोलता है। तो वो जो सेम बात का इम्पैक्ट, फर्क पड़ता है, वो ट्रस्ट पे फर्क पड़ता है। तो आई थिंक उसी उसी पे डिपेंड करता है, बट हो तो सकता ही है कभी कभी। थैंक यू जी, थैंक यू। हाउस ओपन है, प्लीज आप सभी का अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सो मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगा। हेलो सर, मेरा अभिषेक मेरा नाम है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जो मेरा पहला क्वेश्चन वो ये है कि अगर आप मान लो आप एक नए एम्प्लॉय, आपने पहली बार वर्क प्लेस को ज्वाइन किया है, तो वो कौन से एटिकेट्स हैं या टिप्स जो आप शेयर करना चाहेंगे जो एक नए एम्प्लॉयज को जरूर फॉलो करना चाहिए? हम्म। आई थिंक नए एम्प्लॉय के लिए वो आपके, बहुत अच्छा सवाल है अभिषेक, काफ़ी रेलेवेंट भी है जो हम सब यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप में अंदर से वो इंक्विजिटिवनेस रहे, आपको चाह हो जानने की, और वो दिखती है, अगर अगर असली जेन्युइन चाह है आपके उसमें कि आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो वो दिखती है। तो यदि आप जाके वहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि कैसे कैसे बेस्ट तरीके हैं काम करने के, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे लोगों को, तो बाकी जो आपके आसपास लोग हैं उन्हें दिखेगा कि अच्छा नहीं, ये एक्चुअली कुछ अच्छा करना चाहता है। आपकी परफॉर्मेंस पहले दिन पे, मुझे नहीं लगता किसी की भी ऐसे एकदम माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस वाले लोग पहले दिन पे कोई आके काम कर सकता है। आप आएंगे, आप इंक्विजिटिव होंगे, आप जानना सीखना चाहेंगे लोगों से, तो वो सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो आई थिंक दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, मेरे हिसाब से जो हमने तीन चार बार बात करी कि जो पंक्चुअलिटी वाली चीज़ है, जो आपकी चीज़ें कंट्रोल में है, कि आप अच्छे से ड्रेसअप होके आप ऑफिस में आते हैं पहले दिन पे, आप टाइम से ऑफिस पे आते हैं, आप टाइम से मीटिंग्स में पहुंचते हैं। और सिर्फ ऑफिस नहीं, सारी वर्क प्लेस की बात हो रही है, राइट? आप किसी शॉप में भी है, तो आप किसी लॉ रिलेटेड आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं, आप अगर शुरू से ही आप
ऐसा दिखाते हैं कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, जो कंटेंट है वो मैं सीखना चाहता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप कर पाते हैं तो ऑब्वियसली दैट सेट्स यू अप फॉर सक्सेस। आप बाद में सक्सीड कर सकते हैं उसकी वजह से। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये हाँ है जी। कि जैसा कि आपने अपने डायलॉग में मेंशन किया कि जो हमारा वर्क स्पेस है वो एक्सटेंड होके वर्क फ्रॉम होम या होम तक भी हो गया है। सो वो क्या टिकट्स हैं जो हमको वर्क फ्रॉम होम करते हुए जरूर फॉलो करनी चाहिए? हाँ, आई थिंक ये थोड़ा सा डिबेटेबल वो होगा मेरे हिसाब से। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर कोई वर्क प्लेस पे वीडियो कॉल चल रही है तो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगता है कि मैं तो वीडियो ऑन करके ही उसमें बैठूं। नहीं तो पर्टिकुलरली वर्क वाले एनवायरनमेंट में, क्योंकि बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है डिस्ट्रैक्ट होने की। तो कुछ ब्राउजर पे कुछ और खुल जाएगा, फोन पे कोई मैसेज आ जाएगा और उस पर थोड़ा सा ध्यान चले जाएगा। तो जो कि आपके साथ किसी आप मीटिंग रूम में बैठे होंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, राइट? कि आपको अगर फोन बजेगा मीटिंग रूम में तो आपके दिमाग में एक हिचक होगी कि क्या मुझे ये फोन देखना चाहिए अभी, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं। तो जस्ट टू क्रिएट अ सिमिलर एनवायरनमेंट एक वर्क मीटिंग में, आप जूम पे बैठे और आप वीडियो ऑन करेंगे तो अगेन वो हिचक आएगी, आप नहीं खोलेंगे। तो आई थिंक मुझे पर्सनली लगता है कि एक वीडियो ऑन एटमॉस्फेयर होता है तो उससे बहुत फायदा होता है। सेकंड, यू शुड कम ऑफ प्रोफेशनली। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप ध्यान दे रहे हैं कि आपके बैकग्राउंड क्या है। आप बैकग्राउंड ब्लर भी ब्लर करें, बैकग्राउंड कुछ एक पर्टिकुलर लगाएं, वो सब आप सेट कर सकते हैं। बट आपको ये देखना चाहिए कि आप अच्छे से नजर आ रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप बेड पे लेटे हुए कॉल ले रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपका आपको प्रोफेशनलिज्म वहाँ दिखना चाहिए। और अगेन एज आई सेड, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कोई बहुत सेटअप कुछ होना चाहिए। अगर आप जूम में कस्टम बैकग्राउंड होते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट्स होते हैं, या कुछ भी मतलब और भी टीम्स वगैरह में सब में ये सब ऑप्शन होते हैं, तो आप वो भी लग सकते हैं। बट प्रोफेशनल लगना चाहिए कि आप बैठ के काम करने बैठे हुए हैं। आप ऐसा नहीं कि आप रेस्ट करने बैठे हुए हैं और आपने मीटिंग भी ज्वाइन कर ली है जिसमें आप पार्शली सुन रहे हैं। सो थैंक यू सर। अगर किसी का और कोई प्रश्न है जरूर हाँ, पूछिए। to ask हाउस ओपन। question. Anushka. गुड इवनिंग सर। Yes. हाय, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग दिस सीजन। सर मेरा ये डाउट है कि जैसे कि हम लोग की सराउंडिंग एरिया में काम कर रहे हैं, मतलब किसी फैक्ट्री वगैरह में, तो हम्म। सर हर फैक्ट्री का हर कंपनी का अपना खुद का रूल होता है, रेगुलेशन होता है। तो सर हाँ जी। जैसे कि जो हमारी टीम है सर, हम अपने टीम मेंबर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम्म। शिवम, थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। आपने बोला हर कंपनी के अपने रूल होते हैं, आप किस हिसाब से किस उसमें रूल्स की बात कर रहे थे? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हर कंपनी के अपने शेड्यूल होते हैं, हाँ। रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो हाँ सर जी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जैसे कि मैं किसी कंपनी में वर्क कर रहा हूँ हम्म। और मुझे एक टीम मिली हुई है, तो सर मैं उस हम्म। टीम को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ और कैसे अपने अकॉर्डिंग उनसे वर्क करा सकता हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल, आई थिंक काफी अच्छा सवाल है शिवम। अब एक फैक्ट्री के एनवायरनमेंट में तो मैं टीम में दो तरीके का वो होगा। आप एक मैनेजर, जो हमने पहले डिस्कस किया कि आप मैनेजर रोल में भी हो सकते हैं, आप एक टीम के मेंबर भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर सिचुएशन में ये होगा कि जब आप एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली आपके कंट्रोल में नहीं है आप कौन सी टीम में एंटर किए या आपको कौन सी टीम मिली। आपको पहली बार में आपने वो टीम नहीं बनाई होगी। तो आपको धीरे धीरे लोगों से, मतलब वो सारे जो इंडिविजुअल्स होंगे, सब लोग जो आपकी टीम में हैं, उनसे आपको उनसे अच्छा व्यवहार से आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं कि आप अच्छे से उन्हें जान पाए, समझ पाए कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और वो किस किस एनवायरनमेंट में अच्छा काम करते हैं, उन्हें किस चीज़ पे फोकस रहता है, उनकी प्रायोरिटी क्या है। ये आपके मैनेजर की तरफ भी हो सकता है कि आप समझ पाए कि उनको क्या चाहिए इस पर्टिकुलर वर्क से, आप जो काम कर रहे हैं, एंड उन्हें कैसे टाइप के इनपुट चाहिए। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप बहुत रेगुलरली उन्हें बताते रहें क्या चल रहा है, कैसे मैनेज करना है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप काम करो, मुझे जब खत्म हो जाए तो बस बता देना। तो आई थिंक शुरू में ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप समझ पाएं कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिक नहीं किया है,
तो आप उन सबको समझ पाए और समझ पाए कि उनसे कैसे डील करना है, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। तो वो आप इंडिविजुअली उनसे बात करके कुछ समय दे के आप वो समझ सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपना व्यवहार उनकी तरफ, या आप कैसा उनसे वर्क इंटरेक्शन करते हैं, उसको टेलर कर सकते हैं। कि एक सेम तरीके से सब लोग नहीं बिहेव करते हैं, वो आपको हल्का बहुत डिफरेंस रखना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक्स शिवम। एनी मोर क्वेश्चन? हेलो, गुड गुड इवनिंग सर। यस अंकुश, गुड इवनिंग। मेरा नाम अंकुश कुमार है सर। मैं अभी कुछ समय पहले नोएडा से मैंने 12th वगैरह मतलब अपनी स्टडी करी है। अभी मैं सर गवर्नमेंट कॉलेज से मैं बीटेक का कोर्स कर रहा हूँ सर, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। अच्छा, नाइस। तो मेरे मन में मतलब एक डाउट आता रहता है जिसको मैंने अभी तक किसी से मतलब पूछा नहीं, मुझे आज लगा कि पूछना चाहिए कि कॉलेज कितना मैटर करता है, मतलब कॉलेज हम्म। जॉब्स में कंपनीज में कितना मैटर करता है सर। हाँ, आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट सवाल है जब। मतलब कैसा कॉलेज। हाँ। जी सर। अच्छा, आपका सवाल एक बार बताएंगे कि कौन कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं, या फिर कॉलेज में जो आप चीज पढ़ते हैं उसके उसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं? मैं कॉलेज से जिससे मतलब मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब बैचलर कर हम्म। रहा हूँ अपना। हाँ हाँ। तो वो कॉलेज एक प्लेसमेंट या जॉब में कितना मैटर करता है सर। आई थिंक अगर मैं बोलूँ कि बिल्कुल मैटर नहीं करता है, तो वो झूठ होगा। क्योंकि जी थोड़ा सर। सा एक एक छोटे लेवल तक मैटर करता है, क्योंकि अगर आप किसी पे रेज्यूमे भेजते हैं या आप पहले एकदम से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यदि वो कॉलेज को पहचानते हैं, तो एक उनपे इम्प्लिसिट बायस हल्का सा आ जाता है। तो जब आप पहले अप्लाई कर रहे हैं कंपनी, वो पहले स्टेप पे एक एक वो क्रिएट होता है कि आप उनका पहला इंप्रेशन क्या बनेगा। मगर उसके बाद के किसी भी स्टेप में कोई मैटर करता नहीं, उसके बाद बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो पहुंच जाता है। कि आप एक कंपनी में अंदर चले गए या आप एक इंटरव्यू में पहुंच गए। जब आप एक इंटरव्यू में है, तो उसके बाद किसी को, वो आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो उसके बाद उन्हें उन्हें ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि आप किस कॉलेज से आ रहे हैं। उन्हें फर्क पड़ रहा है कि आप किस तरह से जवाब दे रहे हैं, आपको कंटेंट नॉलेज क्या है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में उस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आपको कितना पता है वो गेज कर सकते हैं। 15-20 मिनट के इंटरव्यू बहुत काफी टाइम होता है कि वो गेज कर सकते हैं, तो उसके उस हम के ऊपर निकल जाते हैं। हाँ, बट पहले उसमें फर्क पड़ेगा ही। और उससे भी ज्यादा जब आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद तो कौन कौन से कॉलेज से पढ़ा है बिल्कुल कंसिडरेशन जीरो पे आ जाती है। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। अगर कोई बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा है और मैं देख रहा हूँ कि वो 6 महीने में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो कॉलेज वाला फैक्ट मुझे पता भी नहीं है। मेरी कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो कौन से कॉलेज से पढ़े हैं। मुझे ना इंडिया में जब मैं कंपनी में बात कर रहा था तो मुझे पता था। जो मेरे खुद के कॉलेज से थे उनको मैं जानता था ऑब्वियसली, बट कंसिडरेशन नहीं हो सकती है। तो शुरू में होगी ऑब्वियसली, मैटर करेगा, क्योंकि अगर आप खुद रेज्यूमे रिव्यू कर रहे हैं, आपका एक बायस क्रिएट होगा ही अगर आप कॉलेज को पहचानते हैं और आपको कॉलेज की पता है रैंकिंग के बारे में। मगर आप उससे एक स्टेप आगे और उससे मतलब कुछ महीने आगे बढ़ते हैं, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे और कम होती रहेगी। अच्छा। जी सर। थैंक्स अंकुश। ओके सर। हाँ सर, मैंने मतलब आज तक सक्षम रोजगार सोसाइटी से 5-6 महीने से करंटली जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। मतलब मैंने सारे सेशंस अटेंड किए हैं, ऑलमोस्ट सारे गुड थे। बट इस सेशन में जुड़कर मुझे कुछ मतलब उस गुड से थोड़ा बेटर लगा है। मतलब मैं उस सेशन को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट गुड, दिस सेशन इज बेटर। नहीं, थैंक्स अंकुश। हम इसीलिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिस्कशंस कर रहे हैं सक्षम रोजगार सोसाइटी में, कि यस। अलग एस्पेक्ट्स को हम कवर कर पाए। बट थैंक्स फॉर द फीडबैक। थैंक यू सर। कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज। यस सर। सर गुड इवनिंग, मैं जुबेरिया नोएडा से बोल रही हूँ। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि मुझे एक हमेशा से एक एक्साइटमेंट रहती है कि इंडिया में काम करने में और इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में काम करने में क्या डिफरेंस है। मतलब मुझे अगर हम्म। कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं क्यों जाना चाहूंगी।
तो आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ या वहाँ पे? कुछ आपको कौन सी ऐसी चीज बहुत अच्छी लगी जो आपको लगता है कि इंडिया में भी वो चीज आनी चाहिए? हाँ, आई थिंक तो ये डिफरेंस, मुझे लगता है कि ये पहले ज़्यादा डिफरेंस था, अब ये कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जब मैं इंडिया में भी काम कर रहा था, तब वो कंपनी जो थी वो ब्रिटिश कंपनी थी। तो जो मेरे मैनेजर थे वो बल्कि यहीं पे पास में न्यू जर्सी में, मेरे मैनेजर न्यू जर्सी में होते थे। कंपनी ब्रिटिश थी। जब जूम कॉल्स होती थी तो ज्वाइन दुनिया भर से लोग करते थे। और ये बहुत कॉमन हो गया है, राइट? अभी आप किसी भी कंपनी में काम करें, जो बल्कि इंडियन कंपनीज भी जो है, आप टीसीएस इन्फोसिस वगैरह को देखें तो उनके पूरी दुनिया भर में ऑफिसेज हैं। तो क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई हैं पूरी दुनिया भर में जिसमें हम काम करते हैं, तो बहुत सिमिलैरिटी आने लगती है कि कैसे वर्क एनवायरनमेंट वो होती है। तो आई वुड से वो डिफरेंस बहुत कम हो गया है। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी दुनिया भर में होती है, तो अगर आप, मगर क्योंकि लोग ट्रांसफर करते हैं, कोई टीसीएस में काम कर रहा था वो बाद में उसके बाद रिलायंस में जाता है, जैसे कि जो कि इंडियन कंपनी है, बट कल्चर वहां पे भी वैसा डेवलप होने लग जाता है। तो मुझे मुझे पर्सनली लगता है कि वो डिफरेंस कम हो रहा है, बट फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। मुझे जैसे एक चीज़ लगी कि यहाँ पे फीडबैक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो नॉट जस्ट मेरी कंपनी हो, मुझे लगा कि बाकी जो मेरे दोस्त भी इंडिया में जिन कंपनीज पे थे उनमें फीडबैक रिलेटेड इतनी डिस्कशंस नहीं होती थी। और क्यों इम्पोर्टेंट है कि हर महीने के बेसिस पे एक फॉर्मल सेशन रखा जाता है मैनेजर के साथ, जिसमें बहुत डिटेल में बिना फिल्टर के डिस्कस किया जाता है कि यार मुझे लगा कि इस सिचुएशन में तुम ऐसे बेटर कर सकते थे। और ऐसा नहीं कि वो जस्ट काम के बाद इमीडिएटली एकदम से बोल दिया गया। वो महीने बाद उसके एग्जाम्पल लेके कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो वो डिस्कस किया गया। नॉट कि तुमने उस टाइम गलती करी, बट मोर लाइक कि अगले महीने इस पे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये लगा कि ये मुझे अपने इंडिया में अपनी कंपनी के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी, वो मैनेजर्स के साथ इतना नहीं मिला जितना ओपनली मुझे यहाँ पे वो दिखा। तो आई थिंक वो एक एग्जांपल मुझे लगा जहाँ पे धीरे धीरे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिया में, कि आप जब मैनेजर बनते हैं तो आप ओपनली किसी को बता पाए, नॉट एक्यूजेटरी टोन में कि यार आप तुम ये सही नहीं कर रहे हैं, बट मोर लाइक कि रेट्रोस्पेक्टिवली पिछले 1 या 2 महीने या 3 महीने जिस भी स्टेज पे आप करते हैं, आप, मुझे लगा कि इन चीज़ों पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो फीडबैक वाला एक फैक्टर मुझे लगा कि डिफरेंट हो सकता है। ऑब्वियसली एक और डिफरेंस जो बहुत ऑब्वियस डिफरेंस है कि पेइंग पार पैरिटी में डिफरेंस होगा ही दुनिया भर में। तो आप किस देश में है उस पर डिपेंड करता है कि सैलरीज कैसी वो होती हैं। तो यदि आप, हाँ, दुबई में है तो वो बहुत ज़्यादा होंगे, यदि आप इटली में है तो वो एक्चुअली थोड़े बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इंडिया से थोड़ा ज़्यादा होगा। बट वो ग्लोबली डिपेंड करता है, वो ऑब्वियसली एक फैक्टर है ही जो थोड़ा डिफरेंट रहता है। बट आई थिंक वर्क करने के उसमें वो डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है। और आई बिलीव लॉन्ग टर्म वो डिफरेंस कम होता ही रहेगा, क्योंकि सब लोग एक ना एक बार ऐसी कंपनी से निकलेंगे जहां दुनिया भर में काम हो रहा है, एंड अब ये आपके क्लाइंट दुनिया भर में है, और वो वाली आप लर्निंग्स लाइफ में अपने आप इम्बाइब करते रहते हैं। आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे भी वो धीरे धीरे वो कल्चर आएगा ही। और नॉट जस्ट ऑफिस वाले, उसमें ये सेम मैन्युफैक्चरिंग में भी ट्रू है। मैंने इंडिया में आईटीसी में काम किया, तो आईटीसी क्योंकि दुनिया भर में सामान बेचती है, यूएस के ऑडिटर्स आते हैं तो वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में वो सब करते हैं। तो जिन कंपनी से वो खरीदते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अब वो करने लगी हैं। तो ये सिमिलरली ये धीरे धीरे प्रोपोगेट होगा ही, आई थिंक वो लाइन और ब्लर होती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स वेरिया। आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट टू इनवाइट आवर प्रेसिडेंट फॉर फिनिशिंग मास्टर डिस्कशन। ओवर टू यू प्लीज। अभिषेक, प्रेसिडेंशियल रिमार्क तो हो गया मेरे ख्याल, अब वोट ऑफ थैंक्स ओके मैम सर। सो उनको साथ में नाउ चल लेट रहा। टू इनवाइट राधा रिया जी फॉर वोट ऑफ थैंक्स। ओवर टू यू राधा। राधा मुझे आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक राधा ने Hello. राधा हम्म, हाँ, Hello. हाँ। यस। यस Hello. राधा, Yeah. यू आर Good ऑडियो। evening, Abhishek. Yeah. Good evening, everyone. I'm Radha on behalf of Action Welfare Society. Uh, I'm
Radha, you are not in network. We would like to extend a science. राधा, मैं कर देता हूँ आपके यहाँ पे, ठीक है? आई थिंक नेटवर्क इशू है कुछ. So, good evening, dear friends. On behalf of Saksham Rose Society, I, Abhishek, extend my heartfelt gratitude to everyone present here today. First and foremost, we would like to extend our sincere appreciation to Mr. Ravish Kalra, sir. Your generous sharing of insight during today's session on workplace etiquettes added immense value to our professional lives. To our enthusiastic as students, thank you for your active participation. Your thoughtful question and energetic involvement transformed the session into a dynamic learning experience. We are excited to see the same energy in our future programs. Very special thanks to Ms. Jyotika Kalra, President of Saksham Progress Society, for joining us today. Your thought-provoking questions and unwavering dedication ensured the smooth flow of the session and elevated its quality, keeping all the participants thoroughly engaged. As we close, I wish each of you a good night. Thank you for your contribution to the success of today's session. So thank you and good night to all of you. But before leaving, I have one more request. If you are enjoyed this session and आपको लगता है कि आपने काफी कुछ सीखा इस सेशन से, तो इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे हमारे डाल दी जाएगी, हमारे चैनल जिसका नाम सक्षम रो सोसाइटी है उस पे. सो प्लीज इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें और उनको भी कुछ नया सीखने को, जानने का मौका दें. सो थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल. और थैंक यू सर एंड थैंक यू. अभिषेक, मैं कंक्लूड कर रही थी कि आपके साथ हमने कई सेशन करे हैं, पर हर बार ये लगा कि पिछली बार से और बेहतर आपके अनुभव होते हैं और अब बताने का तरीका और ज्यादा असरदार होता है. तो जैसे अंकुश ने भी बोला कि गुड से बेटर, तो उम्मीद है कि जो हमारा अगला सेशन आपके साथ होगा वो भी इससे बेहतर होगा. और आप सभी महानुभावों ने आज हमारा इस सेशन को ज्वाइन किया, मेरी तरफ से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. So thank you everyone for joining us today and we can leave the session now. Good night all. Thank you. Good night.